बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के यूनिट आज हम 3 को कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा यूनिट जो तीसरा है, इसमें कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ। इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। शेष आपके जितने भी चैप्टर आपके बच रहे हैं, जितनी भी आपकी यूनिट आपकी बच रही हैं, उनको भी बहुत ही शीघ्र हम करा देंगे। इसलिए आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ऑल पर, जिससे हमारा कोई भी वीडियो जब न्यू आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। पेपर आपका है पॉलिटिकल साइंस का। इसकी प्ले लिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। आप यदि मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्ले लिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाकर सारी इसकी चैप्टर्स क्लास आप ले सकते हैं। और बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर भी सोल्व करवाऊंगा। पिछले 3 वर्षों के जितने भी विश्वविद्यालय पेपर आपके रिपीट हुए हैं, यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, मैं सभी के पेपरों को एनालाइज करता हूँ। जो भी रिपीटेड क्वेश्चन सभी को फिर से मैं सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो आप बिना कोई बुक खरीदे, बिना कोई सीरीज खरीदे, आप मेरे चैनल के माध्यम से आप बीए की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका है पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। इसका दूसरा मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। आज की हमारी जो क्लास रहेगी तीसरे इसके चैप्टर पर रहेगी। तीसरा जो चैप्टर इसको सबसे पहले देख लो। इसमें आपको पढ़ना है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है, इसका प्रभाव क्या है, शहरी और स्थानीय स्वशासन क्या है, भारतीय संविधान का जो 73वां और 74वां जो संशोधन अधिनियम है ये क्या है, इनके बारे में हम समझेंगे। तो इतने ही आपके क्वेश्चन इसमें। तो सबसे पहले विकेंद्रीकरण क्या है, लोकतांत्रिक, इसको हम सबसे पहले समझेंगे। तो एक स्थान पर सत्ता के केंद्रीकृत होने पर, मतलब सत्ता यदि एक ही जगह पर केंद्र रहेगी, केंद्रीकृत रहेगी। मान लो कोई केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार रहेगी तो पूरी जो है राज्य जैसे होती है, राज्य के बाद आपके गांव आते हैं, तो उन सभी का विकास इतना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, और लोगों के जीवन को जो है सुखमय नहीं बनाया जा सकता है। इसी कारण सत्ता को कई स्तर में जो है बांट दिया जाता है। सत्ता को जो है कई स्तर में जब बांट दिया जाता है तो इसे ही हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है कहा जाता है। जैसे कि केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, फिर आपकी स्थानीय सरकार आती हैं जो कि नीचे की सबसे सरकारें। इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और भी इसकी आगे यहाँ से परिभाषा दी हुई है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। तो यहाँ से भी लिखा हुआ है कि शासन की शक्ति और निर्णय लेने की प्रक्रिया को केंद्र से स्थानीय स्तर पर स्थानांतरित करना, यानी केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार के बाद जो शक्तियाँ आती हैं फिर आपका जो है स्टेट के पास आती हैं, जो मुख्यमंत्री होता है, उसके बाद आपके प्रधान होते हैं नगर पालिका वगैरह में। तो इस तरह से शक्तियाँ को जो है विभाजित होती हैं, जिससे सभी का जो है विकास हो पाता है, पूर्णतः संपूर्ण जो है समाज का, संपूर्ण जो है देश का। तो यही चीज़ यहाँ से लिखा हुआ है। जब जो है शासन की शक्ति और निर्णय लेने की प्रक्रिया को केंद्र से स्थानीय स्तर पर स्थानांतरित करना होता है, इसी को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसका जो उद्देश्य रहता है स्थानीय समुदाय को अधिक अधिकार, स्वतंत्रता प्रदान करना, ताकि वे जो है अपने जो मुद्दे हैं उसका समाधान स्वयं कर सके। या जो है प्रक्रिया स्थानीय सरकारों को जो है सशक्त बनाती है और नागरिकों की जो है भागीदारी को बढ़ावा देती है। जाहिर सी बात है, जब शासन है, जो सत्ता है, उसको जब निचले स्तर तक बांट दिया जाएगा तो जिससे जो लोगों की जो मांगे होती हैं उनको भी पूरा करने में एक कह सकते हो काफ़ी योगदान मिलेगा। उनकी भी सारी मांगे जो है पूरी हो सकती हैं। मान लो आपके गांव में कोई काम करवाना है, लाइट की व्यवस्था करवाना है, किसी जो है मान लो कोई किसी रास्ते का निर्माण करवाना है, उस पर जो है आरसीसी का कार्य करवाना है, नाली की कोई कार्य है, तो आप सीधे आप जाकर मुख्यमंत्री से थोड़ा ना कह पाओगे। तो उसके लिए प्रधान होता है, ग्राम पंचायती होती है, तो पंचायत से आप जाकर प्रधान से कहोगे तो प्रधान वैसे भी कार्य करा देता है जितने भी आपके रहते हैं। तो सभी गाँव यदि मिलकर अपने कोई भी गाँव में कार्य करवाना, चाहे नाली का व्यवस्था हो या फिर वहाँ के जो है रास्ते की व्यवस्था कोई हो या फिर जो है साफ सफाई से लेकर कोई भी व्यवस्था हो, तो इन सारे के सारे कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है किए जाते हैं। आप सीधे तो जाकर उनसे नहीं करवा सकते हो ना। तो इसीलिए जब सत्ता जो है निचले स्तर पर जब उसको बांट दिया जाता है शासन को केंद्र से, तो इसी को हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा इतनी आपको लिखना है। अब यहाँ से हम और भी यहाँ से एक परिभाषा दी हुई है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। इनका भी वही कहना है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है से आशय है कि शासन सत्ता को एक जगह पर केंद्रित ना करके, मतलब जो शासन सत्ता है उसको एक जगह केंद्रित नहीं करना है, बल्कि स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाना चाहिए। सत्ता में आम व्यक्ति की भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके और वह जो अपने हितों और आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपना योगदान दे सके। यही आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है।
अब इसमें हम लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है इसको जो बांटा गया है, स्वशासन में बांटा गया, तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि स्वशासन किसे कहते हैं, स्वशासन के प्रकार। तो यहाँ से हम इसको कराए दे रहे हैं। स्वशासन के हम शाब्दिक अर्थों की बात करें तो स्व का मतलब होता है स्वयं, शासन का मतलब होता है अधिकार, मतलब स्वयं का शासन जो होता है इसी को हम स्वशासन कहते हैं। तो स्वशासन एक ऐसी व्यवस्था है जहां नागरिक जो है स्वयं अपने मामलों का प्रबंधन करते हैं और बाहरी सरकारी नियंत्रण या राजनीतिक सत्ता से मुक्त होते हैं। यह व्यक्तिगत व्यवहार संस्थानों जैसे कि पारिवारिक इकाइयों, सामाजिक समूहों को भी जो है संदर्भित ये कर सकता है। फिर है इसके प्रकारों की हम बात करें, भारत में स्वशासन के जो प्रकार हैं, तो भारत में स्थानीय स्वशासन को जो है तीसरे स्तर के सरकार के रूप में जो स्थापित किया गया है। स्वशासन क्या है, भारत में जो स्थानीय स्वशासन को जो है तीसरे स्तर की सरकार उसको माना गया है। पहली केंद्र सरकार होती है, दूसरी राज्य सरकार होती है, फिर स्थानीय स्वशासन, ये तीसरे स्तर की सरकार है जो केंद्र और राज्य सरकार के अधीन रहती हैं। ठीक है, केंद्र जो है राज्य सरकार की जो सरकारें होती हैं स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन की, उसी के अधीन होती हैं, उसी के नीचे कार्य करती हैं। अब यहाँ से इनके हम प्रकारों को समझेंगे। सबसे पहले शहरी स्वशासन क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। शहरी स्वशासन में जैसे कि यह जो है कस्बे, शहरों में स्थानीय मामलों के जो है प्रबंधन से संबंधित, जैसे कि शहर में आपके नगर पालिका निगम, नगर निगम होता है, छावनी बोर्ड, तो ये सब क्या करते हैं, वहाँ की साफ सफाई से लेकर नाली वगैरह मरम्मत कराते हैं, लाइट वगैरह की व्यवस्था कराते हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत आपका जो होता है जितने भी कार्य कराते हैं, ठीक उसी प्रकार जो नगर पालिका होती हैं, ठीक है, जो वहाँ का चेयरमैन होता है, तो वो भी सारे के सारे कार्य इसी तरह जो है कराते हैं। फिर इसमें है दूसरा इसका जो प्रकार है स्वशासन का, वो है ग्रामीण स्वशासन। फिर आपका अगला जो है ग्रामीण स्वशासन है। तो इसमें जो है गांव में स्थानीय मामलों के प्रबंधन से जो स्वशासन जुड़ा हुआ है गांव में, जैसे कि ग्रामीण स्थानीय जो निकाय हैं, जैसे कि पंचायतें होगी, ब्लॉक समितियां, जिला परिषद, ये सब इसके निकाय हैं। तो गांव में आपकी जो है पंचायत होती है, पंचायत में जो है 2-3 गाँव लगती हैं, कभी कभी एक ही गाँव होता है, तो वहाँ का जो है लोग उनको चुनते हैं प्रधान। कि वही प्रधान जो है गाँव के जितने भी कार्य होते हैं, चाहे रास्ते निर्माण से लेकर साफ सफाई से लेकर आपके नाली गड्ढे, कोई भी तालाब वगैरह का जितना भी कार्य होता है, सारे के सारा प्रधान ही जो है कराता है वहाँ का। तो ये सब इसके कार्य होते हैं, चाहे आपका नगर पालिका का आपका चाहे चेयरमैन वहाँ का हो, या फिर आपकी ग्राम पंचायत के चाहे प्रधान हो, इन सभी का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। तो इनके बारे में हम आसानी से लिख सकते हैं, कोई इतना बड़ा आपका जो है हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। अब यहाँ से हम स्वशासन के कुछ हम लाभ भी समझेंगे यहाँ से, जैसे कि इसमें नागरिक भागीदारी में वृद्धि। तो नागरिक जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सीधे सरकारी निर्णय में जो है शामिल होते हैं। मतलब जो है जो नागरिक होते हैं तो अपने जो है प्रधान को चुनते हैं, उनको वोट देते हैं, फिर प्रधान जो जीत जाते हैं तो वे जो है कार्य करते हैं। ठीक है, फिर इसमें है दूसरा जो इसका लाभ है स्थानीय ज़रूरतों की जो है बेहतर समझ। तो स्थानीय निकाय जो है होता है स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से पहचान कर उनका समाधान जो है कर सकते हैं, यानी करते हैं। फिर है प्रशासनिक जो है जवाबदेही। तो चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं स्थानीय लोगों के बीच मौजूद रहते हैं। मतलब जो चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, जो प्रधान आपके जीतते हैं, तो वे जो है स्थानीय लोगों के बीच में ही मौजूद होते हैं, क्योंकि ग्राम जो प्रधान होता है वो भ्रमण करता रहता है, क्योंकि इतनी दूर तो रहता नहीं, अपने पंचायत में ही रहता है, तो वह जो है लोगों के बीच में ही मौजूद रहते हैं और इसलिए उन्हें जवाबदेही बनाया जा सकता है। मतलब कोई समस्या होती है तो उनके पास जाते हैं सभी लोग समस्या लेकर, तो फिर जो है प्रधान वहाँ का समस्याओं के लिए प्रति जो अपना कार्य करवाता है, चाहे कोई भी कार्य आपका हो। फिर हम यहाँ से देखेंगे, फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। पंचायत जो कि विधि अधिनियम 1994 में कहा गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक स्थिति में 1000 की संख्या पर एक ग्राम पंचायत जो है गठित करेगी। मतलब जो है राज्य सरकार जो है प्रत्येक स्थिति में 1000 जनसंख्या पर एक जो ग्राम है, जो ग्राम पंचायत है, उसका गठन करेगी। यदि किसी ग्राम मतलब गांव की जनसंख्या 1000 से कम है, मतलब किसी गांव की यदि 1000 से संख्या कम है, तो पास में जो गांव है 1-2 उनको फिर मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बगल में जो गांव है उसको मिला दिया जाएगा और ग्रामों में इस समूह को पंचायत क्षेत्र कहा जाएगा। ग्रामों में इस समूह में सर्वाधिक जनसंख्या वाले ग्राम में ग्राम के नाम पर ही जो है ग्राम पंचायत का नाम जो है रखा जाएगा। तो इस तरह से इनके बारे में आपको जो है लिख देना है। अब है यहाँ से कि भारतीय संविधान में 73वां जो है संवैधानिक संशोधन क्या है, 73वां और 74वां संवैधानिक जो है संशोधन क्या है, इनके बारे में हम समझेंगे। 73वां आपका जो संशोधन अधिनियम जो है ये आपकी जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है, 74वां आपका जो है नगर पालिका से आपके संबंधित है। तो हम दोनों के बारे में यहाँ से चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर पूछा जाएगा, या तो जो है 73वां पूछ लेगा, फिर जो है 74वां आपका जो है संवैधानिक संशोधन पूछेगा।
तो सबसे पहले हम 73वें संवैधानिक संशोधन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 73वें जो संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1994 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1994 को। इसके द्वारा ग्राम पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया और जिस राजस्व गांव की संख्या जो है 1000 से अधिक है उससे जो है ग्राम पंचायत का दर्जा जो है दिया गया और एक प्रधान तथा जनसंख्या के अनुसार 7 से 15 सदस्य चुनने की व्यवस्था जो है की गई है। 1000 से कम जो भी गांव में जो है संख्या होगी तो समीप के जो गांव होंगे उनको जो है उसमें जोड़ दिया जाएगा और ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी जो है की गई है इस जो है संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अब ग्राम पंचायत के कार्य क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं। तो ग्राम पंचायत के कार्य जैसे कि पेयजल की व्यवस्था करवाना, मार्ग निर्माण यानी रास्ते का निर्माण करवाना, आवास जो होता है ग्रामीण आवास जो मिलते हैं, ठीक है। फिर है गरीबी उन्मूलन, विद्युतीकरण, पुलिया का निर्माण, जल जो है प्रबंधन, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, ये सब कार्य जो है ग्राम पंचायत के होते हैं। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिख देना है। फिर आपका है ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण क्या है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो 73वें जो है संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और इसके द्वारा ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया है। ग्राम पंचायत का चुनाव कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व यानी पहले ही जो है कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है कराया जाता है। नए पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है की गई है। सभी वर्गों के लिए निर्धारित स्थानों में ही उस वर्ग की महिलाओं के लिए 1/3 स्थान जो आरक्षित किया गया है और अनुसूचित जाति के लिए जो स्थान आरक्षित है उसमें 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए जो है सुरक्षित किया गया है। इसी प्रकार पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी जो है यह सराहनीय जो है कार्य माना जा सकता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको जो है लिख देना है। अब यहाँ से भारतीय संविधान की जो 12वीं सूची है अनुसूची है इसको हम समझेंगे। 11वीं अनुसूची में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है ग्राम पंचायत में। अब 12वीं अनुसूची है जो कि आपकी कह सकते हो नगर जो है पंचायत से आपकी रिलेटेड है। तो भारतीय संविधान में जो कि ये जो सूची है 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसमें जो है इसको जोड़ा गया है क्योंकि इसमें जो है जो 74वां आपका संशोधन अधिनियम है नगर पंचायत से आपके संबंधित है। तो इसके द्वारा जो है 12वीं अनुसूची को जो है जोड़ी गई है और इस अनुसूची में जो शहरी स्थानीय निकायों का प्रावधान किया गया है। जिस प्रकार से गांवों के लिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है ठीक उसी प्रकार शहरों के लिए शहरी निकायों का जो गठन किया गया है। 12वीं अनुसूची में जो शहरी निकायों के गठन, अधिकारों, कार्यों का एक वित्त का उल्लेख जो है किया गया है। पंचायतों की जो है तरह शहरी निकाय का गठन त्रिस्तरीय आधार पर है, ठीक है। नगर महापालिका, नगर पालिका और नगर पंचायत। महानगरों में नगर पालिका, शहरों के लिए नगर पालिका, छोटे शहरों के लिए नगर पंचायत का गठन जो है किया गया है। और संविधान की 12वीं अनुसूची में किसी निकायों के लिए 18 मदों का जो उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है। अब यहाँ से हम 74वां संवैधानिक संशोधन के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये क्या है? तो ये जो है संविधान संशोधन जो है अधिनियम ये शहरी स्थानीय शासन प्रणाली है जिसे हम नगर पालिका भी कहा जाता है। तो ये जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है ये नगर पालिका से आपके संबंधित है और जो संवैधानिक रूप से पारित किया गया है यह राज्य के विभिन्न स्तर पर नगर निकायों के दायित्वों और कर्तव्यों के विकेंद्रीकरण हेतु जो है ढांचा प्रदान ये करता है। तो इसके बारे में इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनता है कि 73वां और 74वां जो संशोधन अधिनियम है इसमें अंतर क्या है। तो यहाँ से इसके बीच में अंतर भी आप देख लीजिए। तो इसमें जो 73वां जो संशोधन अधिनियम जो है ये जो है ग्राम पंचायत सबके संबंधित है, ग्राम स्तर से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, उसके कामकाज से संबंधित है। जबकि 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है यह आपके शहरी स्थानीय निकायों जैसे कि नगर पालिका से जो है संबंधित है। तो दोनों जो है संशोधन अधिनियम देश के विभिन्न स्तरों पर शक्तियों के कुशल विकेंद्रीकरण के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। फिर इसके बीच में दूसरे अंतर की बात करें तो स्थानीय प्रशासन पर 74वें संशोधन का प्रभाव यह है कि इसमें जो है समग्र रूप से समाज के शासन में लोगों की भागीदारी बढ़ी है। केंद्र और राज्य स्तर की सरकारों के बाद प्रशासनिक जो है प्राधिकार में तीसरे स्तर को जोड़ने से प्रशासन अधिक जो है प्रभावी बना रहता है। इसके अलावा इस अधिनियम ने
शहरी स्तर पर विभिन्न सरकारी निकायों के लिए कानून में एक रूपता भी जो है लाई है। तो इस तरह से इनके बीच में आपको लिख देना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो सुधार हैं के लिए जो समितियाँ हैं इनके बारे में समझेंगे। तो इसके लिए बहुत सारी समितियाँ हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में बनी थी। फिर दूसरी है अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में बनी थी। फिर है जीवी के राव समिति जो कि 1985 में बनी थी। फिर आपका LM जो कि सिंघवी समिति जो कि 1986 में। ये जैसे जो विभिन्न समितियों का गठन किया गया था और जिन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, संवैधानिक मान्यता और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की जो है सिफारिश की है। इनके बारे में हम यहाँ से विस्तृत से समझेंगे। इसमें से कोई ना कोई समिति पूछ सकता है। बलवंत राय मेहता समिति एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की गई, जिसे ही बाद में पंचायती राज के रूप में जो है जाना गया है। और इसे जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना का जो सुझाव इस समिति के अंतर्गत जो है दिया गया। फिर है अशोक मेहता समिति। तो इस समिति ने पंचायती राज संस्थानों को 2 स्तर की प्रणालियों में जो है बांटा है, जिसमें मंडल पंचायत और जिला परिषद इसमें जो है शामिल थे। इसका प्रस्ताव दिया है। फिर इसमें है जो कि जीवी के राव समिति है। इस समिति की प्रमुख सिफारिश थी कि जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था में प्रमुख जो है संस्था होनी चाहिए। फिर है अगली जो समिति है वो है LM सिंघवी की। तो इस समिति ने जो है स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने की जो है सिफारिश की थी। फिर अगली इसकी समिति है जो कि गाड़गिल समिति जो कि 1988 को बनी थी। तो इस समिति का गठन जो है कांग्रेस पार्टी के या विचार करने के लिए किया गया था कि पंचायती राज संस्थानों को कैसे जो है अधिक प्रभावी जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिख देना है। तो इन समितियों की सिफारिश के फलस्वरूप भारत में पंचायती राज को मजबूत करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 को लागू किया गया था, जिसने जो है पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया था। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिख देना है। अब यहाँ से पंचायती राज व्यवस्था का गठित जो समितियाँ हैं अभी मैंने इनके बारे में आपको बता भी दिया है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति, सिंधवी समिति और जो है थुंगन समिति, ये सभी जो है समितियाँ जो कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो है अपनी राय जो है स्पष्ट किया था। अब यहाँ से शहरी निकायों में महिलाओं का क्या आरक्षण है, मैंने आपको ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने आरक्षण के बारे में आपको बताया है। अब यहाँ से शहरी जो कि आपके 74वें संशोधन अधिनियम के तहत रखा गया है। तो शहरी निकायों में 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। और शहरी निकाय में अध्यक्ष से लेकर पार्षद एवं जो है सभासद में आरक्षण का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। और इस वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। और सामान्य वर्ग के लिए जो स्थान निर्धारित होते हैं उसे 1/3 स्थान सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। तो सभी वर्गों के लिए आरक्षित सीटों के चक्रानुसार परिवर्तन जो है होता रहता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है। तो इतनी ही आज की हमारी क्लास थी, जो कि इसमें से जितने भी आपके क्वेश्चन थे मैंने करा दिया है। एक क्वेश्चन विकेंद्रीकरण का था, फिर इसमें था स्थानीय स्वशासन और आपका स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर आपका जो कह सकते हो संशोधन अधिनियम है 73वां और 74वां, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। भाई इतने ही आपके क्वेश्चन थे, यही से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 73वें संशोधन अधिनियम से आप क्या समझते हैं, 74वां संशोधन अधिनियम, तो यही 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो इनके बारे में जरूर आपको रट लेना है। अन्य इसकी जितनी भी शेष क्लासें बची हुई हैं बहुत ही शीघ्र हम सारी की सारी क्लासेस की हम करा देंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।